तुम अच्छा करो तो तुम साधु हो जाओगे, अच्छा करो तो तुम संत हो जाओगे। मैं कहता हूँ कि मुझे विचित्र सा सपना आया, मैंने खुद को अटल बिहारी को खुद की कुर्सी पर पाया, और यूं ही मन में विचार बना सब आया कि मैं लोकसभा के दर्शन करने चला आया। कि लोकसभा के चित्र को जो मैंने देखा तो खिंची मेरे माथे पर चिंता की रेखा कि लोकसभा के अंदर बैठे थे 545 बंदर। समस्या किसी भी संगठन में समस्या होती है उसका वर्णन है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजस्व मामका पांडवाश्य किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब भी आपको संसार में विवाद होगा तो मेरे और पांडु, मेरे और तुम्हारे, यहाँ जब आता ना तो विवाद खड़ा होता है। लास्ट में उसमें लिखा हुआ है ओम तत्सत इति भगवद गीतासु उपनिषत्सु श्री भगवद गीताया योग माया। स्वप्न में देखा था तुझे, स्वप्न में देखा था तुझे, बात कुछ बन सी गई थी। नींद से जागा था जब रात कुछ ठन सी गई थी। कि स्वप्न में आए थे तुम तो अजब एक रिश्ता था, स्वप्न में आए थे तुम तो अजब एक रिश्ता था, टूटे हुए ख्वाबों में करीब न जो होता था। जिंदगी बीत गई तेरी याद में, कश्मकश बस बढ़ता गया, हम तो बुनते गए ख्वाब और कारवां बस गुजरता गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा में माइक और वो सब चले थे, तो मैंने उस पर एक लेखन लिखा कि पॉलिटिकल वायरस से क्या क्या प्रभाव होता है। तो ये व्यंग्य था। फिर मैंने उस समय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हरी रंग की हुआ करती थी, तो उसमें मैं जाता था तो मुझे उसमें कोई अनुभव हुए तो मैंने परिवहन निगम का पुष्पक, इस तरह करके मैंने कई व्यंग्य उसमें लिखे जो प्रकाशित हुए भी। और रिकॉर्ड आत्म शरीर को क्यों नहीं जान पाते, इसलिए क्योंकि अहम हमारे बीच में रोड़ा अटकाए बैठे। अहम को विसर्जित करने की जो प्रयास है वो हम ध्यान से करते हैं। मेडिटेशन इज अ जर्नी फ्रॉम मैनी थॉट्स टू नो थॉट। जब हम शून्य में पहुंच जाते हैं तब आप समाधि में चले जाते हैं, तब आप अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न कविशाला में आप सभी का स्वागत है। चूंकि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस अभी हम लोग मना रहे हैं पूरे देश में। मुझे लगता है हिंदी का कोई विशेष दिन नहीं होता है। हिंदी तो हर समय हर वक्त हमारे साथ रहती है, क्योंकि हिंदी राजभाषा या रोजाना बोलचाल की भाषा है। इसी संदर्भ में, इसी के इर्द गिर्द हम एक प्रयास करते हैं कविशाला संवाद का, एक बातचीत का, जिसमें किताबों की जो राइटर्स हैं उनकी जिन्होंने कहानियाँ गढ़ी हैं, जिन्होंने वेब सीरीज की जो कहानियाँ हैं, फिल्मों की जो कहानियाँ हैं, अलग अलग वर्टिकल्स में जो कहानियाँ गढ़ते हैं, उनसे हम बातचीत कर सकें। उनके पीछे क्या कहानी है, किताब क्यों लिखी, कहानी क्यों लिखी, उसके पीछे की कहानी हम लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो आज एक किताब है कलरव, जिसको आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। उनके जो लेखक हैं विवेक पाठक, जिनका पेन नेम सुदर्शन है, वो हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। थैंक यू। क्योंकि प्रयास रहता है कि हम जो लेखक की कहानी है, किताब के पीछे गढ़ने की क्या कहानी है, वो लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो हम आपकी कहानी से शुरुआत करते हैं। उसका एक विशेष कारण है, क्योंकि विशेष मेरी दिलचस्पी इसमें इसलिए है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्ट, कल्चर या इस तरीके के सब्जेक्ट्स का नहीं है, फिर भी जो आप परस्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कविताओं को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से साहित्य को फॉलो करते हैं। तो आपकी क्या कहानी है, अगर साहित्य की इतर हम बात करें अभी? देखिए, मेरा काफ़ी समय घर से दूर छात्रावास का जीवन में रहा। जब मैं 10 वर्ष का था तो मैं छात्रावास का जीवन जीने चला गया था। उसके बाद मैं घर से बाहर ही रहा हूँ। जब मैं 15 वर्ष का हुआ उस समय मैंने ये अनुभव किया कि मेरे अंदर से विश्लेषण कर कर शब्दों को एक नई माला पिरोने की क्षमता मुझ में, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। फिर मैंने नाटकों में मंचन किया, तो मैं स्कूल में सर्वोच्च नाटक का मुझे पुरस्कार मिला। उसके बाद लेकिन वो कला को मैं आगे नहीं ले जा पाया। मैं मिमिक्री भी करता हूँ, बहुत एक्टर्स की भी मिमिक्री करता हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने प्रयास किया कि मैं भारतीय नाट्य अकादमी में जाऊं, लेकिन चूंकि आपको मालूम मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसा संभव नहीं होता है। तो फिर मेरे पिताजी फौज में थे, वो चाहते थे कि मैं फौज का जीवन जीऊँ। और मैं इसी तरह मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ा था, लेकिन वो नहीं होते हुए मैंने इंजीनियरिंग की, फायर इंजीनियरिंग से। और उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गया। जब कॉर्पोरेट में आया तो लेकिन मेरी लिखने की प्रक्रिया जारी रही। तो मैं कविताएं लिखता था, पहले मैं डायरी में लिखता था। जब कंप्यूटर बीच में आए, पहले हम जब करियर शुरू किया था कंप्यूटर नहीं होते थे, फिर जब कंप्यूटर आए तो हमने
मैंने कविताओं को कंप्यूटर में संकुचित करके रख दिया। कभी कभी अवसर होता था, मैं अपनी कविताएं सुनाता था, तो जिन कवि लोगों ने जिन्होंने सुना वो भी कॉर्पोरेट के थे, तो कॉर्पोरेट बोलते आप जब कविता करते हो दिल पे लगती है, ऐसा वो बोलते थे। तो मैंने कभी इसका मंचन नहीं किया, कभी मैं प्रयास में आगे नहीं आया। अचानक एक दिन जब मैं 54 वर्ष का हूँ, कुछ महीने पहले एक कविशाला से मुझे एक मेल आया कि आप पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं, तो मैंने उनको आपको जवाब दिया, आपसे मेरी बात हुई, तो मेरी इच्छा हुई कि कविताओं को संपादन के इसका प्रकाशन किया जाए। तो मेरी कविताएं बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह की मेरी 3 या 4 किताबें प्रकाशित हो सकती हैं, और मैंने हर संदर्भ में अपनी कविताओं को लिखा है। मैं फिल्में देखता हूँ तो मुझे प्रोत्साहन मिलती है, लोगों से चलता हूँ तो प्रोत्साहन मिलती है। मैं कविताओं में ही अपना परिचय भी देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपना परिचय अधिकतर इस तरह देता हूँ कि एक दिन मुझे विचित्र सा सपना आया, मैंने खुद को अटल बिहारी को खुद की कुर्सी पर पाया, और यूं ही मन में विचार बना सब आया कि मैं लोकसभा के दर्शन करने चला आया। कि लोकसभा के चित्र को जो मैंने देखा तो खींची मेरे माथे पर चिंता की रेखा, कि लोकसभा के अंदर बैठे थे 545 बंदर, प्रजातंत्र का भविष्य था घातक, क्योंकि राज कर रहे थे विवेक पाठक। तो ये एक व्यंग्य है, एक प्रकार का व्यंग्य है। कई बार क्या होता है, जब बात करते करते जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया तो मेरे कुछ लेख समाचार पत्र के यहाँ से प्रकाशित हुआ, स्वतंत्र भारत, उसके संपादकीय पृष्ठ में मेरे कई लेख 5 लेख प्रकाशित हुए थे जो प्रशासन पर व्यंग्य करते थे। क्योंकि कवि और लेखक अपनी व्यथा को भले ही शब्दों के माध्यम से बताता हो, लेकिन समाज का और लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता है। बिल्कुल। तो मेरे उन लेखनों में ऐसा था कि जब मैं 24-25 वर्ष का था, जब जॉब कर रहा था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा में माइक और वो सब चले थे। तो मैंने उस पर एक लेखन लिखा कि पॉलिटिकल वायरस से क्या क्या प्रभाव होता है, तो ये व्यंग्य था। फिर मैंने उस समय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हरी रंग की हुआ करती थी, तो उसमें मैं जाता था, तो मुझे उसमें कोई अनुभव हुए, तो मैंने कहा परिवहन निगम का पुष्पक, इस तरह करके मैंने कई व्यंग्य उसमें लिखे जो प्रकाशित हुए, भी ऑन रिकॉर्ड है। तो कभी आपको अवसर मिलेगा वो भी दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इस यात्रा से हमें समझ में आता है कि आपका एक जो साहित्य को लेके, कविताओं को लेके, साहित्य किसी भी फॉर्म का हो सकता है, वो उसमें एक अलग रुचि है। हमने अलग अलग लोगों से बातें की, बहुत लोग हैं जो फुल टाइम, जिनको वो लोग बोलते हैं कि आर्ट, कल्चर, पोइट्री, या फिर अगर किताबें लिख रहे हैं तो फुल टाइम किताबों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो फुल टाइम है। आपसे बात अलग इसलिए हो सकती है क्योंकि आपका एक जो अलग कनेक्ट है साहित्य के साथ में, लेकिन आप उसको फुल टाइम परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर दर्शकों के लिए आप साझा कर पाएँ कि आप दोनों का समन्वय किस तरीके से बिठालते हैं, क्योंकि आपका जो फुल टाइम जॉब है वो एक टोटली डिफरेंट प्रोफाइल है, और जो साहित्य करते हैं वो टोटली डिफरेंट है। मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ या अर्ध चेतनावस्था में कुछ शब्द आ जाते हैं, तो वो एक रूप ले लेते हैं, माला का रूप लेते हैं। तो कभी कभी मैं कविताएं कर देता हूँ। तो कोई बात होती है, जैसे मैं एक बार चल रहा था तो अचानक शब्द हुए कि अपनी व्यथा को कैसे कहा जाए। चल रहा था, सोचते सोचते कविता बन गई, वो इस पुस्तक में भी प्रकाशित है कि कुछ लोग मुझे बुरा कहते हैं, कुछ लोग सरफिरा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अनाड़ी, और कुछ लोग कहते हैं छिपा खिलाड़ी। इन सब उपनामों में मैं अपना नाम भूल गया, करना क्या था इस जहां में मैं अपना काम भूल गया। अब इस उम्र में मुझे अपना नाम भी अजब लगता है, मुझे क्या चाहिए सोचना भी गजब लगता है। कुछ क्या करूं, क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आता, क्या कहूं, कहाँ जाऊं, अब मुझे कोई नहीं बताता। कुछ गुमसुम, कुछ उदास, कुछ तन्हा सा हूं, कि तेरी जिंदगी का भटका एक लम्हा सा हूं। सोचता हूं कि कहीं तुझसे कुछ बात तो होगी, राह चलते कहीं मुलाकात तो होगी। इन्हीं सब ख्यालों में बस चलता जाता हूँ, इस मुस्कुराती जिंदगी में बढ़ता जाता। तो ये आपकी और मेरी, हम सब की व्यथा है। जब छोटे होते हैं पिताजी को डांट लगा दी कि तुम तो गधे, कुछ करते नहीं हो, तो इस तरह के शब्द हैं, हमारा उपनाम हो जाता है, हम अपना मूल रूप उसमें विस्मृत कर देते हैं। अब इसको आप आध्यात्मिक ओर ले जाएं, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब देखते हैं सब कुछ दुनिया देख ली, तो आपको आध्यात्म के प्रति एक अनुभूति होती है, तो आपको लगता है कि यार ये सब कुछ है तो व्यर्थ है। तो ये सब उपनाम आपके जुड़ गए। उपनाम जुड़ने से आप अपने असली रूप को भुला देते हैं। जो हमारा
मूल रूप है, आत्मस्वरूप, उसको हम भुला देते हैं। उसके कारण हमारे समाज में विकृति उत्पन्न हो जाती है जो हम जो कुछ करते हैं। और मैं 1992 में अपनी अभियांत्रिकी करने के पश्चात मैं घर से चला गया था, भाग गया था कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा। तो मुझे मेरे अंदर गहराई जो है, जो मैं 15 वर्ष का था उस समय की गहराई बहुत अधिक हो गई थी। तो मैं शब्दों में अपनी बातें कहता हूँ, तो जिस तरह आपको भी महसूस होता होगा कि मेरे शब्दों में गहराई है, तो वो गहराई को मैं अपने शब्दों के माध्यम से ज़रूर लाता हूँ। और मैं, अगर मुझे आप अचानक मंच पे लाने को बोलें कि आप बिना अचानक आ जाइए भाषण दे दो, वो भी मेरे में कला है। तो लेकिन कलाएं सब ये दबी हुई है। हो सकता है कविशाला के माध्यम से ये अवसर मिले इन सबको निकालने का, क्योंकि मैं मिमिक्री भी कई कलाकारों की करता हूँ, लेकिन वो सब दबी हुई है। तो वो इस तरह की कविताएं आज भी मैं लिखता हूँ। थोड़े दिन पहले भी मैं कुछ न कुछ लिखता रहता, दोस्ती में भी उसमें मैंने कविता लिखी जो आपको मैंने अलग से व्हाट्सएप पे भेज दी। अब ये होता है कि कई बार मुझे लोग बोलते थे कि इनको कविताओं को आप प्रकाशित करवाइए, समाज के सामने ले जाइए, लेकिन वो एक चाह जो होती है ना कि अपने आप को प्रसिद्ध करने की, वो चाह मुझ में है नहीं अंदर से। हाँ, चूंकि आपसे मित्रता हुई तो एक प्रेरणा जागृत हुई कि चलो करके कुछ करते हैं। तो वो कविताओं तो लिखी हुई थी, उनको इकट्ठा किया और चंद कविता आपको भेज दी। तो उसमें थोड़ा एक बिल्कुल, और किताब के फॉर्म में वो बाहर आ गए। अच्छा, एक बहुत एक जरूरी चीज होती है जो लेखक के अंदर हमेशा जो पाठक होता है वो खोजने का प्रयास करता है, जो लाइफ की अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं, दुख का, सुख का। इन सब में एक इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो रीडर्स हमेशा खोजते हैं कि लेखक क्यों बना होगा, जिसका दिल टूटा होगा, है ना। हमेशा ये वर्टिकल हर पाठक ढूंढने का प्रयास करता है अपने जिस लेखक को भी पढ़ रहा है वो। तो इन जो भी कविताएं आपने गढ़ी हैं, आपके क्या इमोशंस थे उनके कविताओं के पीछे? देखिए, ये प्रश्न मेरी पत्नी भी मुझसे पूछती है कि आपकी ऐसी कौन सी प्रेमिका है जिसने आपका दिल तोड़ा, और आपकी कविताओं में कई बार वेदनाएं बहुत ज्यादा झलकती हैं। इस अनुभव में आपको अचरज होगा कि मैं शुरू से छात्रावास का जीवन में रहा, तो मैं कभी कोएड वगैरह में था नहीं, मेरी बहनें भी नहीं हैं, तो मैं अकेला महिलाओं से तो दूर ही था। अब मेरी कविताएं जब मैं लिखता हूँ तो उसमें हो सकता है उस पात्र में मैं चला जाता हूँ। तो जैसे मैंने एक छोटी सी कविता है, उसमें दो रूप है, एक वस्तुवादिता का है, एक आध्यात्म का है। कि बहुत छोटी सी कविता है कि स्वप्न में देखा था तुझे, स्वप्न में देखा था तुझे, बात कुछ बन सी गई थी। नींद से जागा था जब, रात कुछ ठन सी गई थी। कि स्वप्न में आए थे तुम तो अजब एक रिश्ता था, स्वप्न में आए थे तुम तो अजब एक रिश्ता था, टूटे हुए ख्वाबों में करीब न जो होना था। जिंदगी बीत गई तेरी याद में, कश्मकश बस बढ़ता गया। हम तो बुनते गए ख्वाब और कारवां बस गुजरता गया। अब इसमें वस्तुवादिता भी है और आध्यात्म भी है, दोनों चीजें। अब आप किस आधार पर लेना चाहें उसको, पाठक जिस चीज से कनेक्ट करना। अब रहे श्रोता होने की बात, तो श्रोता तो मुझे, क्योंकि मैं अपनी कविताएं लेके नहीं गया मंच पे, तो श्रोता मेरे है नहीं। अब लिखता हूँ, भेज देता हूँ कोई एक आध कोई, और अधिकतर चूंकि मैं कॉर्पोरेट से जुड़ा रहा, अधिकतर लोग यहाँ पे लक्ष्मी के पूजक है। तो फिर ये कविताएं वगैरह उतना वो प्रोत्साहन और आकर्षण नहीं ले पाती है। तो ये एक कंप्यूटर में संकुचित है, अभी भी, आज भी यही है। आपने कई बार अभी मिमिक्री का जिक्र किया गया, बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं। अगर जो ये किताब के पीछे आपकी जो लाइंस लिखी हुई हैं, जो पोइट्री लिखी हुई है, आपको जिसकी भी सबसे ज्यादा मिमिक्री पसंद है, उसके फॉर्म में आपको एक कविता पढ़नी हो। एक आपने प्रश्न अजीब क्या, कोई कविता मिमिक्री भी अगर आप करें तो ये मेरी कविता की चंद पंक्तियां हैं। अच्छा, विचारों के भंवर में, शून्य के सफर में, शब्दों के सफर में अटक सा गया हूँ। वाद है, विवाद है, अंतरिक्ष सवाल है, कविता के अरण्य में भटक सा गया हूँ। ये तो उत्पल जी की आवाज थोड़ा है। अच्छा,
कवि हूँ, कविता में कुछ विचार खोज रहा हूँ, संवेदना के मध्य में वे विचार खोज रहा हूँ, शीलता के प्रहर में आचार खोज रहा हूँ, शून्यता के समर में विचार खोज रहा हूँ। अब इसमें दूसरा पात्र ऐड कर दिया है। हाँ। अच्छा, इस किताब में अगर हम कविताओं की बात करें तो आपकी सबसे पसंदीदा कोई कविता एक आपको पिक करनी हो अपने पाठकों के लिए, वो कौन सी होगी? आजकल मैंने एक कविता लिखी थी, मैं इसको ये मैंने कोविड के दौरान, आपको याद है सबको नकाब पहनने को बोला गया था, मास्क। तो उस समय मैंने देखा कि जितने सब लोग डरे हुए थे, मृत्यु से डरे हुए थे, मृत्यु की अनुगूंज मुझे सुनाई दी। तो मैंने एक कविता उस समय लिखी थी, नकाब। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद नहीं है कि कल तक हुस्न को नकाबों में छिपे देखा था, आज सिकंदरों को नकाबों में छिपे देखा है। वो हकीकत की ख्वाबों से उतरी मोहब्बत की, आज ख्वाबों को हकीकत में सिमटते देखा है। कल तक वो गुरूर में तमन्नाओं के गीत गाते थे, आज उन्हें दीवारों के पीछे खुद को ढूंढते देखा है। कौन कहता है कि बदले वक्त ने दस्तक नहीं दी, हमने महफिलों को तन्हाइयों में सिमटते देखा है। गुजरे ज़माने में उनको अपनी शोहरत से मोहब्बत थी, बर्बाद होते इस ज़माने में हमने उनको लुटते देखा है। वो महफिलों में बेपनाह पैमानों में झूमते लड़खड़ाते थे, खोए मैखानों में हमने तन्हाइयों में जाम सिमटते देखा है। कातिल अफसाने थे उनके कभी खोई उस हकीकत में, लुटे ख्वाबों में हमने उनको इतिहास पलटते देखा है। खंडहरों में ढूंढ रहे हैं ताज वो जो उनसे छिन गया है, नए सरताजों से उन्हें हाथ जोड़ फकीरी करते देखा है। कल तक छिपी थी वो जिंदगी उलझी इन पर्दों में, आज ताबूतों में उनके खोए नामों को उभरते देखा है। गुम हुई शमशीरों की बेबूझ बहकती रोशनी में हमने खौफ से सिकंदरों को अपने नकाबों में सिमटते देखा है। मौत इतनी जालिम होगी ये हमने सोचा न था, दौलतमंदों को इस जंग में हमने लूटते देखा है। एक है हकीकत उस खुदाई नूर की छिपी सी इनमें, कुछ फकीरों को हमने मोहब्बत में मिटते देखा है, कि कुछ फकीरों को हमने मोहब्बत में मिटते देखा है। बहुत शानदार। अच्छा, कलरव के बाद आपके पाठकों को क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए, कविताएं मेरे पे अभी लिखी हैं, कविताओं का और भी संकलन, उसके बाद में एक पुस्तक पर एक काम कर रहा हूँ। उस पुस्तक में अभी तो मैंने उसको हिंदी में प्रारंभ किया, फिर मैंने उसको अंग्रेजी में शुरू कर दिया। उसको मैं लिख रहा हूँ कि आध्यात्म का, क्योंकि मनुष्य का आध्यात्म से जो तारतम्य रहता है और जीवन में वस्तुवादिता में जो धन से तारतम्य रहता है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। और इसके बीच में मैं अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ उसमें जोड़ रहा हूँ कि आप उन कहानियों के माध्यम से मैं इसको मिर्च मसाला मिलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि वो किताब इतनी गंभीर ना हो जाए। तो उसमें एक कंफ्यूज्ड माइंड के बीच में, मतलब आपके घूमती बिसरती दुनिया में जो शांति है उस ओर उसका इशारा है। जैसे एडविन मार्कहम ने कहा था, इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्मिंग द स्काई, इन द साइक्लोन स्टॉर्मिंग द स्काई इज द प्लेस ऑफ सेंट्रल काम। तो जो भंवर के बीच में शांति है उसको पकड़ने का प्रयास है। तो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे बोला धन बहुत बुरा है। धन बुरा नहीं है, धन के प्रति आसक्ति बुरी है। तो वो आजकल जितनी पुस्तकें मैं देख रहा हूँ, जितने वीडियोस में देख रहा हूँ, सब यही बातें करते हैं, लेकिन उसमें अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और औसतन आदमी आप देखेंगे आज के समय में हर आदमी निवेश करने के लिए उछला पड़ा है, स्टॉक मार्केट की ओर जाता है, लेकिन उसको मार्ग प्रशस्त नहीं है कि वो करना क्या चाहता है। वो अलग अलग विचारें देखता है और घबरा जाता है और पैसा उसमें खो देता है। ये स्टॉक मार्केट की कहानी है, इसलिए स्टॉक मार्केट को जुआ कहा गया। तो उस पर एक लोगों की जो विचार है उसमें क्या है, और आध्यात्म के प्रति कि आध्यात्म उतना
गहन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये कंफ्यूज जो लोगों ने किया है, ये व्यापार है। जैसे जावेद अख्तर जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनको किसी ने एक बार कहा कि दोस्ती तो बचपन में हुआ करती थी, आजकल तो व्यापार होता है। तो वो जो बातें हैं जो निर्मल शुद्ध थी, वो तो बचपन में थी, जब हम देखते थे, खेलते थे, और हमें तो जो गहराई, हम जो आध्यात्म है वो निर्मल है, आज भी निर्मल है, लेकिन हम उसमें कंफ्यूज हो गए पैसा कमाने की दौड़ में, अंधाधुंध। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे, किसी को पता नहीं। तो हर व्यक्ति खोया सा है, ठीक है। और उसका भी जिक्र मैंने अपनी इन कविताओं में भी किया है कि हर व्यक्ति जो खोया सा है, तो अपने हकीकत को उसको ढूंढने की बात है। उस पुस्तक में मेरा काम चल रहा है। तो अध्यात्म के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि मुझे जैसे बात हुई कुछ टाइम पहले, आपने कुछ दिनों का शायद अध्यात्म में आप विलीन थे, कुछ आप रिसर्च करिए आपने, उसमें आप लगे हुए थे। तो कुछ क्या है अध्यात्म और कितना जरूरी है इंसान की लाइफ में, रेगुलर लाइफ में? मनुष्य, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि प्रत्येक धर्म 3 भागों में रहता है। इसको हम कहते हैं, एक तो कहते हैं रिचुअल, और दूसरा कहते हैं हम इसको माइथोलॉजी, और तीसरे कहते हैं फिलॉसफी। रिचुअल तो आप देखते हैं कि कर्मकांड है, जो रिचुअल्स है वो हर धर्म में होता है। माइथोलॉजी जो पौराणिक कथाएं हैं, हर धर्म में कहानी है। और आध्यात्म जो हम ध्यान और उसकी बात करते हैं, उसके अंदर भी है। तो मनुष्य के 3 शरीर हैं, मोटा मोटे, आगे भी विश्लेषण होता, बहुत सारे शरीर हैं, मोटा मोटे 3 ही शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अंकुर मिश्रा एक स्थूल शरीर का नाम है, ठीक है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो अहम है, जो तीसरा शरीर आत्म शरीर, वो अहंकार के परे है। तो आप स्थूल और सूक्ष्म के बीच में चलते रहते हैं। आज इंटरनेट की हम बात करते हैं, इंटरनेट एक सूक्ष्म शरीर का उदाहरण है। कचरा जो हमारे दिमाग में पड़ा, आप देखते हैं ना, हर एक इंटरनेट से आज जो भी लोग हैंडल करते हैं वो बोलते हैं यार इसमें तो उटपटांग चीजें भी हैं, क्योंकि जो कचरा है वो दिखता है। वो हमको अनुभूति कचरे की कब होती है? जब हम ध्यान करने बैठते हैं। ध्यान करने बैठते हैं तो क्या हम चंचल मन को नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। हम अपने आत्म शरीर को क्यों नहीं जान पाते? इसलिए क्योंकि अहम हमारे बीच में रोड़ा अटकाए बैठा। अहम को विसर्जित करने की जो प्रयास है वो हम ध्यान से करते हैं। मेडिटेशन इज अ जर्नी फ्रॉम मैनी थॉट्स टू नो थॉट। जब हम शून्य पर पहुंच जाते हैं, तब आप समाधि में चले जाते हैं, तब आप अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब हम स्थूल और सूक्ष्म की बात करते हैं तो आप बोलते हैं इसका तो मुझे पता चलता ही नहीं है। स्थूल का तो भाई आपको चोट लगी तो पता चलेगा, सूक्ष्म का तब पता चलेगा जब आपको बुरा विचार आएगा, तब पता चलेगा कि मन बोल को उद्विग्न है, आपको घड़ी की घंटी नहीं सुनाई दे रही, समय कितना बीत गया पता नहीं चला, तो मन सूक्ष्म में उलझा रहता है। अब बात यह है कि जो मन है वो एक झील की तरह है, और जो आपका आत्म शरीर है वो डंडे की तरह है, नीचे झंडा जो तले पे रखा हुआ है। झील पे विचार एक लहरों की तरह है। तो अच्छे विचार या बुरे विचार दोनों आपको तकलीफ देंगे, तो आपको दोनों को शून्य करना पड़ेगा। अब संसार में जो भी चीज़ है वो 2 में है। आपको सुख, हर व्यक्ति को सुख चाहिए तो दुख पैकेज में मिलेगा, बिल्कुल। रोशनी चाहिए तो अंधेरा मिलेगा, हर चीज़ पैकेज में है। तो आपको स्वामी विवेकानंद इसमें कहते थे कि जो नैतिकता है वो एक लोहे की चेन है, आध्यात्मिकता एक सोने की चेन है, पर दोनों चेन है, बांधती है। आपको इन दोनों को इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहिए और मुक्त हो जाना चाहिए। जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि यदि आपके शरीर में एक कांटा चला जाए तो आप उस कांटे को रखते नहीं हो, दूसरे कांटे के माध्यम से उसको निकालते हो और दोनों कांटों को फेंक देते हो। तो आप जो है मुक्त होने, जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, तो मुक्त क्या, प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त होना है, हर आत्मा को मुक्त होना है। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि मैं एक पुतले को खड़ा कर दूं, ठीक है, उसको अंकुर मिश्रा नाम दे दिया, और उसमें मैं सोचूं कि उसमें कुछ डाल दूं, क्या ऐसा डाल दूं कि वो चलने लगे और स्वतंत्र व्यवहार करने? वो होगा नहीं। जिसको आध्यात्म में प्राणवायु या शक्ति की बात कही है, तो अगर आप उसको देखेंगे कि जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम भगवान कहते हैं,
सुपर कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के बीच में एक रिलेशन है। सुपर कॉन्शियसनेस का जो फ्लो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारे मेरुदंड में जाता है, तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी फ्लो करती है। जितने भी परमहंस हैं वो जब बात कहते हैं अपने अनुभव से, जब वो उस स्टेज में पहुंच जाए, गीता में भी इसका वर्णन है कि जब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हमको सब कुछ अपने जैसा लगने लगता है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वही है। तो एनर्जी सब जगह से फ्लो होगी तो एनर्जी सेम होती है, तो आप और मैं एक चीज से रिलेट करने लगते हैं, है ना। तो वो आध्यात्म, अब आध्यात्मिकता को लोगों ने इतना कंफ्यूज कर दिया है। आदमी सोचता है, क्योंकि उसको बचपन से बताया जाता है कि अंकुर मिश्रा पढ़ो, अंकुर मिश्रा आगे देखो, तुम्हें इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना है, सब बाहर बाहर बाहर, ठीक है। तो उसको अपने अंदर जाने की चेष्टा नहीं है। अब गीता का अगर आप प्रथम श्लोक देखते होंगे, और गीता का अंतिम जो वर्णन है उसमें यही लिखा है। प्रथम श्लोक में क्या है, समस्या, किसी भी संगठन में समस्या होती है उसका वर्णन है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजस्व मामका पांडवाश्य किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब भी आपको संसार में विवाद होगा तो मेरे और पांडु के, मेरे और तुम्हारे, यहाँ जब आता ना तो विवाद खड़ा होता है। लास्ट में उसमें लिखा हुआ है ओम तत्सद इति भगवद गीतासु उपनिषत्सु श्री भगवद गीतायाम योग माया विषाद योग नाम प्रथमा अध्याय। विषाद और योग, विषाद को योग बोला गया। अब विषाद और दुख में अंतर है। दुख क्या है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान गया, सामान चोरी हो गया, आपको दुख हो रहा है, पर आप उसका समाधान ढूंढ लेंगे। लेकिन आपका कोई निकट व्यक्ति मर गया, कोई व्यक्ति ऐसा था पिता माता किसी का देहांत हो गया, तो आपको शून्य, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको विषाद होता है, आपको समझ में नहीं आता। उस समय आध्यात्म की जागृति होती है। उसको भी कई प्रकार के संन्यास बोला गया, मरकट संन्यास होता है, विविध संन्यास, उसमें संन्यासों का वर्णन है। तो ये एक संन्यास की भावना आती है उस समय। अब ये होता है कि लोग हम बोलते हैं आज के समय में आध्यात्म की बात करें, मैं आपको कहूँगा ध्यान, पाठक साहब ध्यान कैसे होगा, ध्यान तो करने समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता तो आप सोने से पहले, उठने के बाद पहली और आखिरी गतिविधि ध्यान कीजिए। सोने से पहले सोएंगे आप, ध्यान कर लीजिए, सो जाइए, उठने के बाद ध्यान कीजिए, कर लीजिए, सिंपल चीज़ है, टाइम मिलने लगेगा। अब ओशो में क्या कहते हैं, ओशो कहते हैं लोग तुमसे कहते हैं कि तुम अच्छा करो तो तुम साधु हो जाओगे, अच्छा करो तो तुम संत हो जाओगे। मैं कहता हूं कि तुम संत हो जाओ, तुमसे अच्छा होने लगेगा, आप वो हो जाओ। अभी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से लोग बोलते थे ना कि आपको माता दिखती है, हमें तो माता नहीं मूर्ति दिखती। बोलते तुम मूर्ति देखते हो तो मूर्ति दिखती है, मैं माता देखता हूँ, मुझे माँ दिखती है। तो वो जो भाव है सहज भाव का, वो होना आवश्यक है। वो नहीं होता तो मनुष्य में आदमी घबराता। अब आप बोले कि हर कितने भी आप उसमें पढ़ा लीजिए, उसमें ध्यान की बात की, गीता में बात करेंगे तो अर्जुन ने पूछा था चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलवेदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरे सुदुष्करम असंशय महाबारो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य ने जो गृह्यते। अर्जुन ने पूछा कि मन अत्यंत चंचल है, जिस तरह हवा को रोका नहीं जा सकता, उसको मन को रोकना भी अत्यंत कठिन है। कृष्ण ने बोला असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह, मनो को निग्रह करना है, मन बहुत चंचल है, निग्रह करना कठिन है। अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यास से वैराग्य नीचे गृह्यते, और वैराग्य से ग्रहण किया जाता है। अब वैराग्य का मतलब लोग गलत निकालते हैं। वैराग्य सोचते हैं कि घर छोड़ दिया, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य है कि छोटा छोटा त्याग आप कर रहे हैं। आपको फिल्म देखने जाना है, आप नहीं करके आपने किताब पढ़ ली, तो आपने अपने अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए आपने आपने त्याग कर दिया। फिर वो त्याग की श्रेणी बढ़ती रहती है। आपने ध्यान करने के लिए मित्रों के साथ नहीं गया, आपने ध्यान कर त्याग कर दिया। और अभ्यास तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अभ्यास। तो अभ्यास और वैराग्य से, त्याग से आप अपने जीवन का धीरे 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 कर सकते हैं। तो वो बोलते ना कि क्या कहते हैं, मनसा कर्मणा वाचा से आपको करना है तो धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आजकल बोला जाता है थॉट लीड्स टू हैबिट, हैबिट्स लीड्स टू थॉट लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू हैबिट, हैबिट लीड्स टू कैरेक्टर, और कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। ठीक है। तो आप एक थॉट से, एक बीज से अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं, थॉट। अब कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जैसे वो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने उनको कहा था कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो और भी अच्छा। तो कई चीज़ें हमको लगता है कि कुछ चीज़ें डेस्टिनी हमसे कराती है। तो डेस्टिनी का कंसेप्ट आता है
तो उसमें वही आध्यात्म आ जाता है ना। आप सोचते हैं, आपने भी देखे होंगे अपने कि बहुत सारे लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसमें वो नहीं हो पाते, उनका कर्म का सिद्धांत उसमें आता है। तो स्वामी विवेकानंद ने इसमें विचार से बताया कि कर्मयोग है, एक पुस्तक आती है कर्मयोग की, उसको लोगों को पढ़ना चाहिए। तो आपको भी रेकमेंड करूँगा आप पढ़िए। तो कर्मयोग बहुत पतली सी किताब है, उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि किस तरह हम कर्म को योग में परिवर्तित कर सकते हैं। 15-20 पेज की किताब है। हाँ हाँ, वो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ उसको, बहुत बचपन से साथ में। तो उन्होंने बोला कर्मयोग कीजिए, राजयोग कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, भक्ति योग, 4 प्रकार से, ये चारों का समष्टिकरण करने से करते ही आप करके आप विधाता को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। हर व्यक्ति को करना है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, दोनों तरीके से वो उसकी ओर बाध्य होगा करने के लिए। बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल वन डे विल गेट फ्री फ्रॉम वेसल, वो तो फ्री होएगा होगा। और ध्यान करने से क्या होता है, उसकी प्रक्रिया पर, क्योंकि ध्यान से हम अपनी शक्ति को केंद्रित करके रखते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बातचीत थी, मुझे लग रहा था आध्यात्म के आसपास की, और लोगों को कुछ समझ में, कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, हम साहित्य के आसपास की बात कर रहे हैं तो एक भाषाओं की पे बात होनी बहुत ज़रूरी है कि जो आपका बचपन से, मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, तो साहित्य को गढ़ने में वही भाषा पिक करनी कितनी ज़रूरी है या ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। दूसरा, जब आप अपने पाठकों से बातचीत करते हैं तो उन्होंने भाषाओं का कितना बैरियर समझ में आया, साहित्य को स्पेशली उनका ग्रहण करने का, कि हिंदी में उनको ज़्यादा साहित्य में पसंद आता है, अंग्रेजी में साहित्य पसंद आता है, या और कोई भाषाओं में साहित्य पसंद पढ़ना पसंद आता है? पाठकों के थे या मुझे? दोनों, मतलब आपने जब अच्छा। अपना साहित्य गढ़ा तो अच्छा। किस तरीके से अपनी भाषाएं भाषाओं को चयन करते हैं, कि मान लीजिए आपने बोला कि आपने हिंदी में लिखना शुरू करा, उसको इंग्लिश में फिर चेंज कर दिया, कुछ कारण रहे होंगे उसके पीछे। सेम वे पे जब पाठकों से आपकी बात होती है, मान लीजिए किसी ने किताब पढ़ी आपकी, तो कभी कोई बोलता है कि यार ये इंग्लिश में किताब पढ़ी, हिंदी में होती तो और अच्छी होती। तो ये दोनों ओपिनियन क्या है दोनों चीज़ों का? मैंने 1985 में, जब 15 वर्ष का था, जब सीबीएसई में मैंने पढ़ाई की है। सीबीएसई में 15 वर्ष के जब आप विज्ञान के छात्र हो जाते हैं तो अंग्रेजी रह जाती है, हिंदी छूट जाती है। तो मेरी हिंदी, तब से मैंने हिंदी का आधिकारिक स्तर पे कोई जब मैं लेखनी लिखता हूँ तो मैं शुरू में मैंने अंग्रेजी में प्रयास किया था, अंग्रेजी के भी मैंने कई लेख लिखे हैं और कल मेरे लेख प्रकाशित भी हुए अंग्रेजी में। लेकिन मैं हिंदी में फिर कविताएं का अधिकतर मेरा हिंदी में रहा, हिंदी में लिखता चला गया। लेकिन ये कई बार लिखते लिखते मेरी कलम बहुत भारी हो जाती है, हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो मैं किसी को सुनाता हूँ तो बोलते हैं कि आपकी हिंदी तो बड़ी क्लिष्ट है। फिर मैंने, और जब मैं पुरानी कंपनी में काम करता था, एक मेरे सामने सज्जन पुरुष बैठते थे, वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने बोला, पाठक साहब आपकी तो उर्दू बहुत अच्छी है, आपने उर्दू का अध्ययन किया है, आपकी कविताओं में तो बहुत जगह इतने उर्दू के शब्द हैं जो मैंने भी नहीं सुने। तो ये उन्होंने बताया, तो वो भी बात हुई। अब इसमें जब मैं अंग्रेजी लिखता हूँ तो लोग बोलते हैं आपने अंग्रेजी के, आपके शब्द अच्छे हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जितने भी, आप भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर लोग जो है वो साहित्य को छोड़ देते हैं। तो वो छोड़ने से क्या है, वाक्य विन्यास करना, जो व्याकरण का उपयोग करना, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी। इससे क्या होता है कि हम उसके प्रति अपनी रुचि, समाज की रुचि लोगों के प्रति बना सकते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ तो जो मैंने हिंदी में लिखा, मैं अंग्रेजी का इसलिए करना शुरू किया क्योंकि वो क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, उसका अर्थ अनर्थ ना हो जाए, इसको मैं सदुपयोग करता हूँ सार्थक बनाने के लिए मैं अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। अधिकतर लोग आजकल अंग्रेजी ही करते हैं क्योंकि क ख ग तो विलुप्त सा रहता है और ABCD आसान है। और चूंकि भाषा अंग्रेजी एक माध्यम है जो हमको शुरू से जिस तरह भी आई, अंग्रेजी लोग पढ़ते हैं। आप जितने भी देंगे फिल्म कलाकार वगैरह, वो करते हैं हिंदी में, लेकिन पढ़े सब अंग्रेजी में होते हैं। वो हिंदी के वाक्य विन्यास भी नहीं कर सकते। लेकिन कई अपने कलाकार, अमिताभ बच्चन जैसे जो लोग हैं, वो शुद्ध हिंदी में ही वार्ता करते हैं या अंग्रेजी में करते हैं। तो वैसी मैं भी चेष्टा करता हूँ। और लेकिन उस प्रक्रिया में क्या होता है, शब्द गहरे हो जाते हैं। तो गहरे शब्द गहरे ना हो तो उसकी उथलता से निकालने के लिए मैं इसको भाषाओं में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए करनी चाहिए। सर, आखिरी में एक अच्छी बातचीत हुई, मुझे लगता है किताबों के आसपास भी, आध्यात्म के आसपास भी, भाषा पे भी अच्छे विचार रखे आपने। आखिरी में समाप्त हम करेंगे इसको। कोई एक कविता, अगर एक और कविता पढ़ना चाहे पाठकों के लिए, प्लस कविशाला को किस तरीके से देखते हैं साथ?
मैं पाठकों के हिसाब से अगर कविता पढ़ता हूँ तो वही कविता जिसको आपने मुझे, ज़्यादा बड़ी कविता मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो क्योंकि आप बोलेंगे कि समय आप, क्योंकि कविता जो है ज़्यादा अगर दे दी जाए तो पाचन प्रक्रिया खराब हो जाती है। तो चंद मैं एक अपनी कविता जिस बाहर इसके दायरे से बाहर की सुनाता हूँ आपको। वो मैंने कई वर्ष पहले लिखी थी, वो मुझे पूरी भी याद नहीं, कुछ चंद पंक्तियाँ याद है जिससे आपको ये महसूस होगा कि मैं उर्दू के शब्दों का जो चयन मैंने किया। वो क्या हुआ था 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, हाय तेरी बस्ती में ये क्या हो गया, हाय तेरी बस्ती में ये क्या हो गया, तेरा ही बुत कब खुदा हो गया, हाय तेरी बस्ती में ये क्या हो गया, खंजर घोंप कर किसने ये वफा की, तेरी ये इमारत आज किसने सफा की, भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, तेरा ही नाम कब गुमशुदा हो गया, हाय तेरी बस्ती में ये क्या हो गया, तेरा ही बुत खुदा हो गया। तो ये चंद अल्फाज मैं सुनाता हूँ। और ये भी एक कविता है, और जाने से पहले एक अपनी कविता छोटी सी और सुनाऊंगा। वो पूरी नहीं है, वो भी एक उदाहरण है जो उस पुस्तक में नहीं है। जो मैंने एक कैसेट आया था जगजीत सिंह और गुलजार का मरासी, उसमें कविता मैंने सुनी थी गुलजार की, उस पर लिखी है कि आज सरहद पार से पैगाम एक आया है, ख्वाबों की दुनिया में अरमान नया समाया है, कि उन कहकहों में उठी थी कुछ बातें, मैखाने की शाम में जो डूब सी जाती थी, उन्हें क्या पता कि अंदाज़े बयां है शायद कि हमने भी मोहब्बत का गीत गुनगुनाया है, आज सरहद पार से पैगाम हो गया। तो ये यहाँ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। तो आपके जो पहला प्रश्न है उसके भी उत्तर से मिल जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू के भी है, हिंदी के भी है। क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग मैंने नहीं किया अभी, उसमें भी कई कविता लिखी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है जो भी दर्शक देखेंगे इसको, उनको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हमारा प्रयास यही है कि जो लोग भी इस तरीके की जो वार्ताएं हैं वो देखें, तो किसी एक व्यक्ति की भी अगर जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन ला पाए तो हमारे प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।